हड़ताल अवधि में हमने अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबसे हमने मुलाकात की और अपनी समस्याओं को बताया। जिस दमदार तरीके से विधायक माननीय प्रदीप यादव जी ने हमारी बातों को विधानसभा में रखा, वह काबिले तारीफ है। हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों के माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय हमारी इस बातों को प्राथमिकता देंगे और हमारी मांगें पूरी हों, इसमें वह भरसक प्रयास करेंगे। इसे कहते हैं प्रकृति का साथ देना। प्रकृति हमारे अनुकूल चल रही है, ये हवाएं हमारे अनुकूल बह रही हैं और इसमें माध्यम हमारे सांसद और विधायक महोदय बन रहे हैं। उन सभी को कोटि कोटि नमन। फिर दूध में मक्खी जैसे उठा के फेंका जाता उस तरह आपने फेंक दिया। एक कहानी नहीं अध्यक्ष महोदय, अनेकों कहानियां। आपको यह भी पता है अध्यक्ष महोदय कि यह जो अभी आउटसोर्सिंग आई है, यह तो शोषण का सबसे बड़ा जरिया है। एक एक सदस्य इसमें कहेंगे पैसे लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 4 FIR है, गोड्डा के 2 FIR है और हरित फाउंडेशन का एक आउटसोर्सिंग समग्र शिक्षा अभियान में जिसको शिक्षक बहाली 35 शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर शिक्षक की दी गई थी। मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं कि ताकि समग्रता से इस पर विचार हो सके। अध्यक्ष महोदय, वेतन देगा उनको 8,000, वसूली किया गया बहाली के पहले 35,000 और पैसे लिए गए ऑनलाइन घूस के पैसे, उसके प्रमाण है मेरे पास। घूस के पैसे 35,000 करके ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने FIR करा और FIR की कॉपी आपको भी देता हूं, मंत्री जी को भी अध्ययन के लिए दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आप देखें इस प्रकार से शोषण हो रहा। और अध्यक्ष महोदय, उससे भी आश्चर्य आपको तब लगेगा कि जब उन्होंने 9 महीने काम किए, उनके वेतन नहीं मिले आज तक, तब वो मेरे पास लड़के आए कि हमने पैसे देके बहाली की और आज तक मेरे मानदेय भी नहीं मिला। ये कहानी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि यह दुख भरी कहानी है। ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के भी साथ हो सकता है। और सरकार है तो झारखंड के जितने बच्चे सब आपके बच्चे हैं। आए उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। इसलिए इस अहम प्रश्न को लाया है। और बस एक ही प्रश्न है मेरा कि सरकार हमें बताए कि भाई आपकी समिति बनी, जिस लेटर का हवाला दे रहे अध्यक्ष महोदय, वो लेटर भी मेरे पास है कि 4,569 जो 2002 की आप बात कर रहे हैं, उस लेटर के आधार पर जिनकी बहाली हुई है उस पर भी असमानता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आपके सचिवालय को, उन्हें 7वां वेतन का आपने वेतनमान दे दिया। और जो अन्य लोग हैं जैसे MPW में काम करने वाले लोग, उसी लेटर के आधार पर बहाली हुआ, उसको आपने वो मानदेय और वो वेतनमान नहीं दिया। इसमें भी डिफरेंसेस है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पग पग पर असमानता है, कदम कदम पर डिफरेंसेस है। हम उस डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं, उस अंतर को समाप्त करना चाहते हैं और सरकार को हमें यह बताए। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जिस समिति की बात कर रहे हैं वह समिति बनी है, मुझे पता है। समिति समग्रता से विचार करे इन सारे बिंदुओं पर। और मेरे पास भी जब हमने कल अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से छोड़ा, हजारों लोगों ने अपनी समस्या को मेरे सामने भी दिया। मेरे हाथ में एक एक पन्ने लोगों ने भेजा। यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। सरकार केवल उत्तर देके अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती है, सरकार को उसके समाधान के ठोस रास्ते निकालने होंगे। ये इसका उत्तर होगा अध्यक्ष महोदय, और यही उत्तर लेने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। इसके समाधान के उत्तर क्या है सरकार के पास, ये हमें बताए। इतना ही मेरा प्रश्न है। चलिए बैठिए बैठिए, आ रहा है। आप हस्ताक्षर ही नहीं है जो लोग, मैं नहीं बोलिए, मंत्री जी बोल रहा है। विषय गंभीर है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं, सब समझते हैं। चलिए जी, चलिए। माननीय सदस्य ने जो कहा, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति सहमत हो सकता है, लेकिन सरकार का अपना नियम कानून है। समान वेतन इसलिए नहीं मिलता है कि जो नियमित ढंग से कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो ओपन बाजार से दिए जाते हैं। ओपन बाजार से ऐड निकलता है, विज्ञापन निकलता है, सभी अभ्यर्थी अपना आवेदन देते हैं,
परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, परीक्षा देते हैं, कम ही सिलेक्ट होते हैं, ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं और तब नियुक्ति उनकी होती है। नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग में भेजा जाता है, ट्रेनिंग के बाद कन्फर्मेशन होता है, ट्रेनिंग के बाद वो सरकारी नौकरी में एक तरह से अस्थायी है जब तक उनका कन्फर्मेशन नहीं हो जाए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, पूरे राज्य पूरे देश के लोगों नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अपॉर्चुनिटी जो संविधान कहता है वो मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है या फिर कहें इसमें आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ओपन तो नहीं है, वो तो चुने हुए एक कमेटी बैठी है, कुछ लोग आए, इंटरव्यू लिया गया, रख लिया गया। उनका क्या दोष होगा सरकार सोचती है, वो मैं कह रहा हूं। व्यक्ति के रूप में क्या सोच होगी तो मैं पहले कह दिया, सरकार की सोच में संविधान को लेकर चलना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिया हम एक मालिक कंप्यूटर ये ट्रेन आदमी को लेना है हमको, कितने लोग आते हैं? 10, 20, 100, 50, 60। बहुत से लोग कंप्यूटर जानते हैं, नहीं आते हैं। उन्हीं में से कमेटी जो है, राज्य कमेटी या क्षेत्रीय कमेटी चुनती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और पढ़े लिखे उस विषय को पढ़े लिखे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसी सिद्धांत के आधार पर इक्वल पे नहीं दिया जाता है। मूल वेतन प्लस डीए मिल जाता है उनको, यहां भी सरकार दे रही है, यहां भी सरकार दे रही है। अभी हाल में ही ऐसे लोगों को 196% महंगाई दिया गया है इस राज्य में। तो वैसी बात नहीं है, इक्वल पे नहीं मिलता, आज से नहीं है, इस राज्य में नहीं है, शुरू से। मैं तो नौकरी किया हूं, बिहार के दिनों से देख रहा हूं। जो टेम्पररी होते हैं उनको नहीं, बराबर सैलरी नहीं मिलती, बराबर वेतन नहीं मिलता है। ये मैं बताना चाहता हूं महोदय, आपके निर्णय से पूरे सदन को इसमें अंतर समझे। हम लोग सरकार चलाते, आप भी सरकार चलाए, हम भी सरकार चला रहे हैं, हम लोग भी चला रहे हैं। सरकार का ही नियम है, एक नियम है और संविधान पर आधारित है। इक्वल पे नहीं दे सकते हम। बात रही कमेटी की, जैसा कहा कि कई बैठकें हो चुकी है, मामला रेफर किया है, तुमको विश्वास करना चाहिए। उस कमेटी का रिपोर्ट आने तक, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, सरकार उसमें अध्ययन करेगी, मनन करेगी, फैसला लेगी। तो हो सकता है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें, उस फैसले में समाहित हो जाएगा। धन्यवाद। तो सरकार के जो उत्तर है उसी से प्रश्न अपने आप में उठता है कि सरकार कह रही है कि यह जो बहालियां है यह संवैधानिक नहीं है। सरकार जो परमानेंट बहाली करती है केवल वही संवैधानिक और वही वैध है, यानी ये सारी बहालियां अवैध है, सरकार का मानना यही है। तो फिर इन अवैध बहालियों को वैध बनाने के लिए सरकार क्यों नहीं विस्तार से, क्यों हड़बड़ी में जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए करती है? मेरा प्रश्न यहां खड़ा है कि भाई आपकी जरूरत हो गई तो फिर आप बाजार से जैसे तैसे लोगों को क्यों ले रहे हैं? थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आप वैध तरीके से ही सबको ओपन अपॉर्चुनिटी दीजिए। और उसी में से अगर आपको टेम्पोररी ही करना है तो टेम्पोररी कीजिए, उतना मान दे दीजिए। कौन रोकता है? इस अवैध, यह जो अवैध धंधा है, इस अवैध धंधे पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव सरकार को ये होगा कि यह अवैध, अगर सरकार खुद अवैध मानती है, इसे वैध नहीं मानती, संविधान के अनुकूल नहीं मानती, तो आप फिर संविधान के अनुकूल काम करने से सरकार के हाथों को कौन रोका? जरा उस व्यक्ति का नाम बताया। हम सब तो नहीं रोके आपको। आप वैध कामों को कीजिए, इन बहालियों को वैध कराइए। और उसके वैध के लिए एक ही उपाय अध्यक्ष महोदय कि सब जो काम जिसको मिले, चाहे वो पढ़ाई के काम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के काम हो, आपको समान वेतन देना होगा और वैध बहाली करने का काम आपको प्रारंभ करना होगा। ये इसके निदान है अध्यक्ष महोदय। और जो शोषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, केवल अंतिम पंक्ति, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, केवल अंतिम पंक्ति कि जो शोषण हो रहे हैं ये आउटसोर्सिंग कंपनी, उस पर तो आप लगाम लगाइए। जो मैं आपके संज्ञान में दे रहा हूं, आपके भी शिकायत आए होंगे, आपके पास भी, ये सारे लोग वसूली करते हैं और ये अनुबंध कर्मी रखने में भी वसूली होता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। मुझे सरकार पर विश्वास है, लेकिन विश्वास रखते हुए इतना ही कहूंगा कि जितनी बातें सामने आई है सब पर विचार करे। अगर टेम्पोररी ही रोकना है तो उसके अस्थायी निदान करे और समिति जल्दी रिपोर्ट करे। 3 साल बीत गए, आपकी समिति कब बनी? बनने के हमको लगता है 2 साल हो गए समिति बनने का। 2 साल में आपकी समिति रिपोर्ट गंभीरता नहीं दिखा रही है। समिति जल्दी अध्ययन करके रिपोर्ट करे और इसका निदान करे
ताकि भिन्न भिन्न विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, कल्याण हो, ग्रामीण विकास हो, तमाम विभागों में काम करने वाले अनुबंध हो, चाहे दैनिक भोगी हो, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, जिस प्रकार से भी लोग हो, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए। इसी आग्रह के साथ मुझे यकीन है कि आप निदान करें, वरना यह प्रश्न जीवित रहेगा तो फिर से यह प्रश्न उठता रहेगा। इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप दीजिए, कोमा लगा के मत छोड़िए। इतना ही मेरा आग्रह है।